आज हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की बात करने जा रहे हैं। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है फाउंड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट ट्रैप्ड इन रॉक्स। ठीक है ना, नेचुरल प्रोडक्ट है ये ऐसी प्रोडक्ट है जो नेचर में पाई जाती है। ठीक है ना, नेचर में एग्जिस्ट करती है। ये फाउंड अंडर द अर्थ्स क्रस्ट, जो ज़मीन के नीचे अंडर द अर्थ्स क्रस्ट, ज़मीन के नीचे पाई जाती है। पेट्रोल नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती है। रॉक्स ट्रैप्ड इन रॉक्स, ज़मीन के नीचे रॉक्स में ट्रैप, पहाड़ियों में फंसी होती है। ठीक है ना, ट्रैप्ड इन रॉक्स। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये देखिए, ये आपकी बुक में बनी हुई है ऐसे वाले डायग्राम। ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के नीचे शेल, फिर इम्प्रीवियस रॉक जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के नीचे गैस है, गैस के नीचे पेट्रोलियम है। ये पेट्रोलियम जो सा है ये फंसा हुआ है, ट्रैप्ड इन रॉक्स में फंसा हुआ है। ये इम्प्रीवियस रॉक ये वाली, ये नीचे भी इम्प्रीवियस रॉक, इन दोनों के दरमियान ये पेट्रोलियम एग्जिस्ट कर रहा है। वो यही बात बता रहा है कि अंडर द अर्थ क्रस्ट नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड। नेचुरल पेट्रोलियम क्या है? ये नेचुरल प्रोडक्ट है फाउंड अंडर द अर्थ क्रस्ट ट्रैप्ड बिटवीन इम्प्रीवियस रॉक, ये भी इम्प्रीवियस रॉक, ये भी ट्रैप्ड इन रॉक्स। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसको हम रॉक ऑयल कहते हैं, इसको हम पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? रॉक ऑयल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो रॉक्स यानी कि इम्पीरियस रॉक, ये वाली रॉक, इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे रॉक ऑयल भी कह देते हैं। ठीक है ना, फिर आगे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल गैशियस लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? सेवरल गैशियस लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब पेट्रोलियम के अंदर जो उनसे मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम जिन मिक्सचर से मिलकर बना है, जिन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से मिलकर बना है, उन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में गैशियस लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, और उसके साथ साथ H2O भी है, साल्ट्स भी हैं, और अर्थ के पार्टिकल्स भी हैं, ज़मीन के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है ना, समझ आ गई? ये बात होगी यहाँ पर क्लियर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सा पेट्रोलियम है वो मिक्सचर है। पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का, और वो हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन सी किस्मों के हैं? गैशियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर भी है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर भी, और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का भी मिक्सचर है। और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, हाइड्रोकार्बन्स कैसे कहते किसे हैं? जो ऐसे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हो जो हाइड्रोजन और कार्बन एलिमेंट से मिलकर बने हो, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो सा कंपाउंड बना होता है, हम उस कंपाउंड्स को कहते हैं ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन, या क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ठीक है, इसी तरीके से फिर उसके अलावा इन हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी पेट्रोलियम के अंदर वाटर भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के नीचे पानी की मिकदार भी मौजूद होती है। पानी का पता है ना कि पौधा ज़मीन से तो पानी हासिल करता है, इसलिए पेट्रोलियम के अंदर पानी भी आ जाता है, जो कि ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। साल्ट्स जो उनसे होते हैं वो भी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो भी पेट्रोलियम में चले जाते हैं, कोई एक आधा साल्ट। और अर्थ के पार्टिकल्स, ज़मीन के पार्टिकल्स, मिसाल के तौर पर ज़मीनी पार्टिकल्स, रेत मिट्टी वगैरह, वो भी पेट्रोलियम के अंदर आ जाती है विद इट। ठीक है ना, इनके अंदर ये आती है। ये सारे के सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम के अंदर। ये क्या होता है? पेट्रोलियम एक लाइटर होता है, लाइटर देन H2O, पानी से हल्का होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? ये पानी से हल्का होता है, ये इनसोल्युबल इन वाटर होता है। पानी से तो ये हल्का होता है। पेट्रोलियम कौन सा होता है? ये पानी से हल्का होता है, इसलिए पानी के ऊपर फ्लोट करता है पानी के ऊपर। ठीक है, और ये इनसोल्युबल भी होता है पानी के अंदर, क्योंकि चूंकि आपको पता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है ना, चूंकि पेट्रोलियम एक इनऑर्गेनिक
कंपाउंड है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही हल होगा, ना कि मैं कह रहा हूँ कि जो सा पेट्रोलियम है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही सोल्यूबल हो सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पेट्रोलियम जो सा है, ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक, ये जो सा H2O है, ये आपको पता है कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, पोलर और ये नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर आप इसमें हल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क क्या होता है, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क, पेट्रोलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़ीरो ही होता है, ठीक है ना, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर कंपाउंड्स को हल कर सकते हैं, इसी तरीके पोलर कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही हल हो सकते हैं, इसलिए जो सा पेट्रोलियम है वो H2O के अंदर नहीं हल हो सकता। बाकी और कोई इथेन का सॉल्वेंट हो, इथेन के सॉल्वेंट में हल हो जाएगा, क्योंकि वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वो आपस में हल हो सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर नहीं हल हो सकता, ठीक है। अब आगे ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का ओरिजिन क्या है, ये डिकम्पोजिशन करता है प्लांट्स की, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम डिकम्पोजिशन होती है, पेट्रोलियम की नीचे डिकम्पोजिशन करता है। ये पेट्रोलियम कैसे पैदा होता है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, आज से 10-20 लाख साल पहले के जो उनसे प्लांट्स मर गए थे, जो उनसे पौधे मर गए थे, जो उनसे जानवर मर गए थे, वो ज़मीन पर मर गए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनके ऊपर ये लेयर्स, पेट्रोलियम है, इस जगह पर वो जानवर या पौधे मर गए थे और वक्त के मुसावी वक्त के साथ साथ उनके ऊपर तहें के तहें चढ़ती गई, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हवा भी नहीं आई, यहाँ पर हवा भी नहीं आ सकती, और ऊपर से ये जो सी सारी की सारी तहें हैं, यहाँ पर ज़्यादा सारा प्रेशर भी लगा रही हैं। अब चूँकि ये तहें ज़्यादा हैं और ऊपर से सूरज की गर्मी भी है, सूरज की गर्मी की वजह से और हवा की एब्सेंस की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पर अब बैक्टीरिया जो उनसे होंगे वो इनकी डिकम्पोजिशन करेंगे, इन मुर्दा जानवरों और पौधों की, लाखों साल के बाद, 20-30 लाख साल के बाद ये जो उनसे कंपाउंड्स हैं, ये जो उनसे मुर्दा जानवरों के फॉसिल्स हैं, ये तब्दील हो जाएंगे डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल के अंदर। डिकम्पोजिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under earth's crust millions of years ago, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई, टेम्परेचर भी बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ता गया, और इन दी एब्सेंस ऑफ एयर बैक्टीरिया ने इन डेड प्लांट्स और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन की। इनकी डिकम्पोजिशन करने के बाद हमें जो सा प्रोडक्ट मिली वो ये मिली, डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये टू लेयर्स के दरमियान मौजूद होता है, यानी कि 2 लेयर्स है ना, ये इम्प्रीवियस रो, ये वाली इम्प्रीवियस रो, इन दोनों के दरमियान ये एग्जिस्ट कर रहा है, 2 लेयर्स के दरमियान, ठीक है। ये हल्का और पानी में हल ना होने की वजह से पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है ना, और तेल का जाल बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है। पेट्रोलियम जो सा है, पेट्रोलियम ये नेचुरल गैस में पाई जाती है। पेट्रोलियम जो सा है, पेट्रोलियम में नेचुरल गैस, आपको पता है कि पेट्रोलियम जो सा है, ये पेट्रोलियम के ऊपर ये जो सी गैस एग्जिस्ट कर रही है, ये क्या है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है ना। ये नेचुरल गैस क्या करती है, हम इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े कुएँ खोदते हैं, तो फिर क्या होता है, ये नेचुरल गैस सबसे पहले फुव्वारे की शक्ल में बाहर निकलती है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ। जैसे ही नेचुरल गैस बाहर निकलेगी ना, तो ये साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ जैसे ये बाहर निकलेगी, तो फिर क्या होगा, तो ये साथ ही साथ उसी वक्त ही एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम उसी वक्त ही जो सा ऑयल है वो भी बाहर की तरफ निकलेगा। क्रूड ऑयल जो सा है वो भी बाहर, पेट्रोलियम जो सा है वो भी बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना, वो भी प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा। अब कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद जब बहुत सा ऑयल बाहर निकल जाएगा, तो ऑयल का प्रेशर क्या हो जाएगा,
गैस का भी प्रेशर कम हो जाएगा। आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स क्या होगा कि जो सा गैस जो सी बाहर निकल रही है गैस, ठीक है ना, वो प्रेशर के साथ जितनी गैस निकलनी थी उतनी गैस निकल गई है। अब उसका प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया गैस का। और पेट्रोलियम भी जितना बाहर निकलना था प्रेशर के साथ उतना बाहर निकल गया है। और जो सा बाकी का रह गया है पेट्रोलियम, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुआं उसी जगह हम क्या करते हैं, हम उसी जगह एक बड़ा सा कुआं बना देते हैं, कुआं खोदते हैं कि जहाँ से वो प्रेशर के साथ क्रूड ऑयल बाहर की तरफ निकला था, ठीक है ना। और वहाँ कुआं खोदने के बाद, ठीक है ना, वहाँ से जो उनसा बाकी बच गया है, जो प्रेशर के साथ बाहर नहीं निकला था क्रूड ऑयल, हम वहाँ से उस क्रूड ऑयल को बाहर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। ऑयल जो उनसा है उसको हम निकाल लेते हैं आउट फ्रॉम अर्थ से जो उनसा बाकी बच गया है, ठीक है। क्रूड ऑयल क्या करता है, ये क्रूड ऑयल क्लीन हो जाता है। ये क्रूड ऑयल जो सा होता है, रिफाइनरी क्या करती है, इस क्रूड ऑयल को क्लीन कर देती है, साफ़ कर देती है। आपको पता है ना कि ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। पानी भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, साल्ट्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ के पार्टिकल्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा गंदबला है, उस गंदबला को निकालने के लिए रिफाइनरी लगाई जाती है। और रिफाइनरी क्या करती है, उस क्रूड ऑयल के अंदर वो सारे के सारे उनसे हमें पार्टिकल्स नहीं चाहिए, उन पार्टिकल्स को अलग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर कि डिफरेंट फ्रैक्शन, ये अमल क्या होता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है, ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अमल इस वक्त तक जारी रहता है कि जब तक जो सा पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम के अंदर जितनी भी उसके अंदर जितने भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जितने भी फ्रैक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन फ्रैक्शंस को बुखारात बनाकर उनको अलग ना कर लिया जाए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये अमल इस वक्त तक जारी रहता है कि जब कोई बाक़ियात पीछे ना रह जाए। हर हिस्से के बुखारात को हम अलग अलग जमा कर लेते हैं इन दी फॉर्म ऑफ गैस, और फिर उसके बाद उसको गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है ना। पहले एक फ्रैक्शन जाएगी वेपर्स में कन्वर्ट होकर, फिर उसके बाद एट द टेम्परेचर ऑफ कुछ भी हो सकता है, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर दूसरी फ्रैक्शन जाएगी, यानी कि पेट्रोलियम में से एक फ्रैक्शन, पेट्रोलियम में से एक फ्रैक्शन। आपको पता चल जाएगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें रिफाइनरी गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, नेफ्था भी होता है, केरोसिन ऑयल भी होता है, डीजल ऑयल भी होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, फ्यूल ऑयल भी होता है, और बिटुमेन भी होता है। ये सारी की सारी क्या हैं, ये फ्रैक्शंस हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर, ये सारी की सारी फ्रैक्शंस मिक्स हुई हैं। हमने इन फ्रैक्शंस को इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बिना पर अलग अलग करना है, ठीक है ना। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बिना पर अलग अलग करना है। सबसे पहले एक फ्रैक्शन जाएगी, जब उसको वो बॉइलिंग पॉइंट जब उसे मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सी रिफाइनरी गैस है, रिफाइनरी गैस 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर, जब 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर रिफाइनरी गैस को, क्रूड ऑयल को टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर मिलने के बाद उसमें से क्रूड ऑयल जो सी रिफाइनरी गैस है वो सबसे पहले निकलेगी 20 डिग्री सेल्सियस पर। 20 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उस पर वो बॉयल होकर वेपर्स की शक्ल में बाहर की तरफ निकलेगी, और हम उसको सिलेंडर में फुलफिल कर लेंगे, यानी कि गैस के सिलेंडर में हम उसे डाल लेंगे, जो उनसे आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं घर में खाना पकाने के लिए। इसी तरीके से पेट्रोल जो सा होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर क्रूड ऑयल में से बुखारात की शक्ल में अलग होगा, और हम उसे गाड़ियों के इंजन में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। और नेफ्था जो उनसे है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स में कन्वर्ट होकर, क्रूड ऑयल से वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है ना, और हम उसे केमिकल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। केरोसिन ऑयल जो सा है वो
170 डिग्री सेल्सियस पर 170 डिग्री सेल्सियस पर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद 170 डिग्री सेल्सियस पर वो क्रूड ऑयल से निकलेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको माए शक्ल में लेकर आते हैं और फिर उसके बाद उसको हवाई जहाज़ में इस्तेमाल कर लेते हैं। और डीजल ऑयल जो है वो 270 डिग्री सेल्सियस पर बुखारात की शक्ल में बाहर की तरफ निकलता है। 270 डिग्री सेल्सियस पर, मैं ये नहीं कहता, 270 डिग्री सेल्सियस पर जो सा डीजल ऑयल है, डीजल ऑयल वो क्रूड ऑयल में से 270 डिग्री सेल्सियस पर बुखारात की शक्ल में बाहर की तरफ निकलेगा और बुखारात की शक्ल में बाहर की तरफ निकलने के बाद हम उसको माए शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद उस डीजल ऑयल को ट्रैक्टर्स वगैरह में, ट्रैक्टर को चलाने के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरीके से लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसा ऑयल होता है कि जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल जो सा होता है वो भी होता है उसमें, ठीक है ना, क्रूड ऑयल के अंदर वो भी 300 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होकर वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद हमें हासिल हो जाता है। हम उसको भी बाहर निकाल लेते हैं और हम उसे पॉलिशेस में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरीके से फ्यूल ऑयल जो सा है वो भी वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद, माए शक्ल में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको भी बाहर निकाल लेते हैं क्रूड ऑयल से। और फिर उसके बाद बिचुमिन रह गया। बिचुमिन 340 डिग्री सेल्सियस पर बिचुमिन जो सा है वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्रूड ऑयल से बाहर की तरफ निकलेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद बाहर की तरफ निकलेगा। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकल जाएगा ना तो हम उसको माए शक्ल में कन्वर्ट करने के बाद बिचुमिन को, ठीक है ना, आपको पता है ये कोयला है, कोयले की है, ठीक है ना, इसको हम बिचुमिन को रोड्स में यानी कि सड़कों पर में इस्तेमाल करते हैं, सड़कों की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से इन फ्रैक्शंस को जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम के अंदर, इन फ्रैक्शंस को एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि पेट्रोलियम के अंदर, उनके अपने अपने बॉयलिंग पॉइंट्स की बिना पर हम उसको बुखारात में कन्वर्ट करने के बाद उन बुखारात को अलग अलग करके स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। पेट्रोलियम क्या करता है, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है। ठीक है, समझ आ गई। जो सा पेट्रोलियम होता है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पर करते हैं पेट्रोलियम की? हाई फ्रैक्शनल टावर में करते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको क्या करते हैं, पेट्रोलियम को भट्टी में ज़्यादा सारे प्रेशर पर और टेम्परेचर की रेंज 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है ना, 400 डिग्री सेल्सियस के दरमियान में वो सारे के सारे फ्रैक्शंस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम के अंदर वो अलग अलग हो जाते हैं बुखारात की शक्ल में। और हम बुखारात की शक्ल में उसको अलग अलग स्टोर करने के बाद उनको गाढ़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ आ गई। सबसे पहले, ठीक है ना, आपको पता है मैंने जितने भी नाम लिए हैं बुखारात के, ठीक है ना। अब सबसे पहले 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर जो सा बिचुमिन, हमें पता है ना कि बिचुमिन ही हुआ था ना 350 से 400 डिग्री सेल्सियस के दरमियान कौन सा बॉयल हुआ था, कौन सा फ्रैक्शन पेट्रोलियम के अंदर जो सा एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसा फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था वो एग्जिस्ट कर रहा था 400 डिग्री सेल्सियस पर, वो बॉयल हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे पहले वही जो उनसी बुखारात बने थे जिसके 400 डिग्री सेल्सियस पर, सबसे पहले वो गाढ़ा होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है ही कम, तो वो गाढ़ा कहाँ होगा? आपको पता है ना कि सॉलिड का जैसे जैसे पार्टिकल्स का साइज़ बढ़ता चला जाता है सॉलिड फॉर्म में, चूँकि आपको पता है कि एक चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि एक चीज़ ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रही है तो वो उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, और एक चीज़ 20 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रही है तो उसका गाढ़ापन उसकी निस्बत कम होगा, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि 350 से 400 डिग्री सेल्सियस पर जो सा गाढ़ा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और सबसे गाढ़ा वही वाला होगा, सबसे गाढ़ा जो सा माए होगा वो बिचुमिन का ही होगा, ठीक है ना, और किसी का भी नहीं हो सकता,
ठीक है ना। ये आपकी बुक में वर्डिंग लिखी हुई थी, उसी वर्डिंग के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो आ गई हो पसंद तो इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद जो सी मैं वीडियो बनाऊँगा वो मैं वीडियो बनाऊँगा पेट्रोलियम, वो वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है और इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद वो पार्ट 2 भी देख लेना है जो सा मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। समझ आ गई। और ये भी वीडियो अगर आपको पसंद आ गई इसको लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।